हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए इतिहास का आपको जो चैप्टर नंबर 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चन देखेंगे एंड फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी है, एक आदमी नहीं है, एक स्थान नहीं है, एक स्मारक नहीं है। इनमें से कौन मित्र राष्ट्र हैं? तो मित्र राष्ट्र आपको पता है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हैं। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो एक किंवदंतियों का बदौलत सोने का शहर है। यानी मतलब एक सब सोचते हैं कि वो एक सोने का शहर है, कि उनका इमेजिनेशन है। एल डोराडो किंवदंतियों का बदौलत सोने का शहर। निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो कौन सा देश है वो आपको पता है? वो आपका जो है वो संयुक्त राष्ट्र यानी USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस सदी में चीन से दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पड़ने लगा? तो वो 15वीं सदी थी। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क मार्ग से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने का कानून जो है वो लागू किया था? तो वो ब्रिटेन ने लागू किया था। लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो वो ने चावल का था, गेहूं का था, कपास का था, पर आलू का नहीं था। फिर 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई? तो महामंदी के कारण जो है गेहूं की कीमत 50% गिर गई। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया? तो पर्यटक ने, ईसाई धर्म के प्रचारक ने करा, व्यापारी ने करा, मुस्लिम प्रचारक ने भी करा, पर पर्यटकों ने नहीं करा। मित्र राष्ट्र के नाम, तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस आपको रिपीट में दे रखे हैं। 3 उदाहरण देकर दर्शाइए कि अमेरिका जाने वाले गए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में बदलाव आया। तो एक तो आलू का इस्तेमाल शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे आलू की खेती होती, और यूरोप के गरीबी की ज़िंदगी में बदलाव आया, उनका भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी। फिर गुलामों का व्यापार भी शुरू हुआ, वहाँ से लोग लाए गए, और यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहे, इसलिए हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए, क्योंकि वहाँ पे धर्म के आधार पर बहुत सारे भेदभाव होते थे। 19वीं सदी में हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका क्यों जाने लगे? क्योंकि धार्मिक, अभी हमने वही रीज़न पढ़ा, धार्मिक टकराव, और कानून का जो कौन लॉ था, उस कानून को समाप्त करने के बाद कम कीमतों से सामान का आयात करना और भयानक बीमारी का फैलना, इसलिए लोग यूरोप से भागकर जो है अमेरिका चले गए थे। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने में कौन कौन से कारकों ने सहायता की? एक तो सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और तकनीकी कारक, 3 सहायता दी। सामाजिक कारक था खेती करने के लिए अधिक संख्या में लोगों का होना, आर्थिक कारक था औपनिवेशिक कारण ने निवेश को बढ़ावा दिया, और तकनीकी कारण था मजबूत परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या है? इसने अफ्रीकी लोगों को किस तरह प्रभावित किया? तो एक खतरनाक संक्रामक मवेशी प्लेग है, बीमारी है, और 90% से अधिक अफ्रीकी मवेशी इसमें मारे गए थे, और आजीविका का भी नष्ट हो गया था। फिर है, सूती वस्त्र औद्योगिकरण का ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई। भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, और बाद में निर्माण में किए गए सूती उत्पादों को निर्यात में कमी आने का पश्चात जो है वो ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आरंभ कर दिया। छठा क्वेश्चन है, यूरोपीय लोगों के अफ्रीकी की आकर्षित होने के मुख्य कारण क्या थे? तो अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र तथा खनिज के भंडारों का होना। यूरोप जो लोग थे वो अफ्रीका में बागानी खेती करने आते थे और खानदानों का दोहन करना चाहते थे, ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके। तीसरा, अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, और चौथा, अफ्रीका सैन्य शक्ति में भी पिछड़ा हुआ था। फिर है, कॉर्न लॉ क्या था? तो कॉर्न लॉ उन्हें क्यों समाप्त किया गया और इसकी समाप्ति के क्या कारण थे?
तो मक्का के आयात पर पाबंदी, यानी मक्का अब इंपोर्ट नहीं करा जाएगा, उसे भेजा नहीं जाएगा, लाया नहीं जाएगा, उसे ही कॉर्न लॉ कहते हैं। ये भूस्वामियों के दबाव में किया गया। लोग इस कानून से नाराज़ थे क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ऊंची थी और उसमें भी लॉ लग गया था, कॉर्न लॉ लगा दिया था। कॉर्न लॉ है जो उसकी समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने आयाती खाद्य पदार्थों की लागत यहाँ पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों में से भी की थी, जिसके कारण ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत का मुकाबला कर सकते थे। 8वां प्रश्न है, व्यापार अवशेष से क्या अभिप्राय है? भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अवशेष की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्था में क्यों हो रहा है? तो जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो उसे व्यापार अवशेष या अधिशेष कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले जो खाद्यान्न थे, कच्चे माल से वो निर्यात में इजाफा हुआ, पर लेकिन जो माल भेजा जाता था वो उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी और जो भारत में इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अवशेष की अवस्था में रहता था। 9 क्वेश्चन है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया। पहली जैसी स्थिति उसमें मुश्किल हो गया लाना। ब्रिटेन को विश्व स्तर पर जब अब जापान से भी मुकाबला करना था, यानी उसे पूरे वर्ल्ड में अब जापान से भी बदला लेना था। अमेरिका से लिए गए कर्ज की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्ज में डूब गया, यानी उसने कर्ज लिया था अमेरिका से जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी वालों को ला सके तो और इक्विपमेंट्स खरीद सके, तो उसने कर्ज में डूब गया। और युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत हो गया तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोज़गारी बढ़ने लगी, यानी जो वो सामान प्रोड्यूस करते थे वो गिरने लगे और लोग बेरोज़गार होने लगे। इसी समय सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती आरंभ कर दी गई। शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए। आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। तो महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ने लगी। किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया और अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया कि हमारे यहाँ भी मंदी ना हो जाए, और हज़ारों बैंक दिवालिया हो गए। 11वां प्रश्न है, अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव आए? 3 उदाहरण लिखिए। तो आलू का इस्तेमाल शुरू होने लगा क्योंकि आलू सस्ता मिलता है, इसलिए गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आया यूरोप के लोगों में, और उनका भोजन भी बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी। गुलामों का व्यापार शुरू हो गया, वहाँ पे लोग गुलाम आ गए और यूरोप में धार्मिक टकराव हुए, इसलिए हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। फिर है 19वीं सदी में हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका, तो वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बाकी जो क्वेश्चन थे वो सिमिलर थे। ब्रेटन वुड्स समझौते से क्या अर्थ है? तो 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहित बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। फिर है अफीम युद्ध का क्या अर्थ है? चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो अफीम युद्ध का अर्थ है जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने पर दबाव डाला तो दोनों देश के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गए, जिसका अफीम युद्ध कह रहे हैं। और इसके प्रभाव थे चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन होना। चीन को हजारों के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े और बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। तो ये रीज़न थे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।